नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। रक्षाबंधन पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा तोहफा दिया है। जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम घोषणा करते हुए महिलाओं को रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में 2 दिन निशुल्क यात्रा की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बहनों को इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व पर सौगात दी है, जहां पर रोडवेज बसों में 2 दिन तक निशुल्क यात्रा की सुविधा ले सकेंगे। रक्षाबंधन और उसके अगले दिन यानी 10 अगस्त को निशुल्क यात्रा की सौगात जारी रहेगी। 2 दिन राज्य की सीमा के अंदर राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रा के लिए सौगात मिली है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति है। शुभ अवसर पर राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी बहन अपने भाई से मिलने से वंचित ना रहे। राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का स्तर का दर्जा दिया है। इस बार मंत्रिमंडल सचिवालय ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। अब अरुण चतुर्वेदी को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन, भत्ते और अन्य सभी सुविधाएं मिलेगी। कैबिनेट सचिवालय के आदेश के अनुसार राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को कैबिनेट स्तर का दर्जा दे दिया गया है। ओंकार सिंह लखावत के बाद उन्हें ही कैबिनेट स्तर का दर्जा मिला है। सरकार के इस निर्णय को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि अरुण चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। उधर झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम में श्रावण मास के अंतिम मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां पर हनुमान जी महाराज का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी दीपक वैष्णव ने बताया कि लगातार मंदिर में श्रृंगार की तैयारियां पूरी की गई और लगभग 6 से 7 घंटे तक ये तैयारियां चली। हनुमान जी के इस अलौकिक श्रृंगार में 1.25 किलो सिंदूर, चंदन, गुलाब, मोगरा, केवड़ा जैसे सुगंधित इत्रों और तुलसी चमेली के मिश्रित तेल का उपयोग किया गया है। इसके पश्चात वर्क पन्नी और विभिन्न सजावटी तत्वों से आकर्षण श्रृंगार बालाजी का किया गया है। उधर राजगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत धमरेड़ स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बने सरकारी आवास यानी क्वार्टर्स अब खुद बीमार हो चुके हैं। अपनी हालत इतनी खराब हो चुकी है वहां पर कि मरम्मत की सख्त आवश्यकता है, लेकिन चिकित्सा विभाग आंखें मूंदे बैठा है, मानो किसी बड़े हादसे का विभाग इंतजार कर रहा हो। भारी बारिश के कारण क्वार्टर्स की छतें टपकने लगी है और दीवारों में दरारें आने से प्लास्टर झड़ने लगा है। हैरानी की बात यह है कि इन क्वार्टर्स का निर्माण मात्र 3 वर्ष पूर्व ही किया गया था। धमरेड़ पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रोहित गोयल ने बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व इन आवासों का निर्माण किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। इस लापरवाही के चलते डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर, क्वार्टरों का तो ऐसा है, करीब संस्था पे ये क्वार्टर 3 साल के करीब हुए हैं बने हुए, परंतु इनकी दीवारें खराब हो चुकी हैं, दीवारों में दरार आ चुकी है, घटिया सामग्री लगाई गई है। इनमें बनाए थे जब क्वार्टर मेरे द्वारा उसको जो ठेकेदार होता है उसको बोला गया था, परंतु उन्होंने बोला था कि अच्छी सामग्री है, परंतु आज 3 साल बाद देखने में पता लग रहा है कि उन्होंने बहुत घटिया सामग्री लगाई हुई थी। बाकी संस्था पर अभी भी ठीक है स्थिति पीएचसी की तो, और 1-2 जगह हैं जहां पर हमारे पानी का रिसाव हो रहा है ऊपर छत पे से, उनको जल्दी हमारे द्वारा लिख दिया गया है, ठीक करा दिया जाएगा। उधर बानसूर विधानसभा क्षेत्र के ऊचपुर गांव में आज 220 केवी ग्रिड पर 100 एमवीए ट्रांसफार्मर के उद्घाटन के अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि परियोजना बानसूर के विकास में ऐतिहासिक कदम है, जिससे हर घर, खेत और दुकान को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने ये भी बताया कि नारायणपुर में स्थापित 25 एमवीए ट्रांसफार्मर और 33 केवी ग्रिड में पहले ही क्षेत्र को अंधकार से मुक्त कर दिया है और अब नई परियोजना बानसूर को ऊर्जा संपन्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शुरू के दिन से ये सपना लिया कि गांव में 24 घंटे बिजली और सारे 3 फेज की, मतलब जो किसानों को भारतीय जनता पार्टी के राज में जो 8 से 10 घंटे पहले बिजली मिलती थी, उतनी बिजली मिले और गुणवत्ता जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। इसके लिए हमारे 220 जो एमजीएसएस का यहाँ ऊचपुर में ये विद्युत गृह लगा हुआ है, इसके साथ 100 एमवीए का
100 MVA का हमारे ट्रांसफार्मर और ऐड कर दिया गया है। इससे जो बानसूर में हमारे 132 kV पे जो बिजली आपूर्ति कोटपुतली से होती थी वो यहाँ से होने लग गई है और ये दूरी कम होने से इसमें छिजत भी कम रहेगी और वोल्टेज प्रॉपर रहेंगे और जो इसमें बिजली ट्रांसफर करने में टाइम लगता था वो नहीं लगेगा। और आपने देखा भी है कि भजनलाल जी सरकार आने के बाद में किसानों को कुछ हद तक, ज्यादातर किसानों को दिन में बिजली मिलने लग गई है और सिंगल फेज की बिजली भी कंटिन्यू आपूर्ति हो रही है। कोई घंटे 2 घंटे कटती है तो बात अलग है। उधर बूंदगी जिले के नैनवा कस्बे में जजावर झेटाल माता मंदिर के पास स्थित तलाई में एक युवक के डूबने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 40 वर्षीय घनश्याम नामक व्यक्ति है जो नहाने जाने के दौरान पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। लोगों ने अपनी ओर से युवक को तलाश किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर नैनवा थाना प्रभारी, तहसीलदार, पुलिस जाब्ता और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। तलाशी अभियान शुरू किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ सिविल डिफेंस की टीम लगातार देर शाम तक तलाश करती रही लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उधर बारां जिले की शाहबाद तहसील में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन की अनुमति लेने पहुंचे आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम द्वारा गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया गया। जानकारी के मुताबिक आदिवासी समुदाय के लोग 9 अगस्त को होने वाले विश्व आदिवासी दिवस के शांतिपूर्ण आयोजन की अनुमति लेने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद एसडीएम ने न सिर्फ उन्हें अनुचित शब्द इस्तेमाल किए बल्कि कथित तौर पर गाली गलौज करते हुए कार्यालय से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद आदिवासी संगठनों में रोष व्याप्त है। वे प्रशासन से इस व्यवहार का जवाब मांग रहे हैं। संगठन के सदस्यों ने इसे आदिवासी अस्मिता और सम्मान का अपमान बताया है। प्रशासन की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर माउंट आबू में करीब 9 साल पहले माउंट आबू के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप कांड में आबू के एसीजेएम श्याम सुंदर शर्मा ने 6 आरोपियों को सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शामिल माउंट आबू के तत्कालीन थानाधिकारी की मृत्यु होने के कारण उन पर मामला ड्रॉप कर दिया गया था और एक आरोपी को बरी कर दिया है, जबकि एपीपी सीमा शर्मा के द्वारा दी गई दलीलों के साथ सहमत हुए। बाकी 5 आरोपियों को अलग अलग धाराओं में 3 साल से लेकर 6 वर्ष तक की सजाएं सुनाई गई है। ये सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। एक बहुत चर्चित प्रकरण रहा है हनी ट्रैपिंग का, जिसमें ये हुआ था कि विकास अग्रवाल का एक परिवादी था, 2 करोड़ रुपए मांगे थे हनी ट्रैपिंग में कि अदरवाइज हम आपके विरुद्ध इस तरह से मुकदमा कराएंगे, जिसमें तत्कालीन सीआई जो यहाँ पे रामचंद्र जी थे वो भी शामिल थे। उनकी बाद में मृत्यु होने के कारण उनकी कार्रवाई तो ड्रॉप हो गई, परंतु इस प्रकरण में आज इसमें एक फैसला हुआ है जिसमें परशुराम करके एक मुलजिम था जिनको दोष मुक्त किया गया है। कुल मिलाकर इन पे धाराएं 384, 388, 389, 120 और 420 की धाराएं लगी हुई थी। लेकिन इस प्रकरण में आज इसमें सैयद मोइनुल, शिवानी, गोविंद पाल तथा गोपाल सिंह और शिवानी को इनको दोष सिद्ध किया गया है और परशुराम को बरी किया गया है, जिसमें इन चारों मुलजिमान को 384 में 3 साल की सजा, 388 में 6 साल की सजा, 389 में 6 साल की सजा और 120B में भी 6 साल की सजा से इनको दोष सिद्ध करके कारावास में भेजा गया है। उधर झुंझुनू में प्रेम प्रसंग में युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। उसमें युवती के गर्दन और हाथ पीठ पर चाकू से वार कर दिया। युवती सड़क पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी। इसके दौरान हमलावर युवक ने अपनी जेब से जहर निकाला और खा लिया। कुछ देर बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना मंडरोल थाना क्षेत्र की है, जहां पर दोपहर करीब 1 बजे घटनाक्रम हुआ, जहां पर खेत से लौट रहे ग्रामीणों ने चीख पुकार सुनी तो दौड़कर मौके पर पहुंचे। गंभीर हालत में दोनों को झुंझुनू के बीड़ी के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर पुलिस के अनुसार प्राथमिक तौर पर मामला प्रेम प्रसंग का है। हालांकि दोनों के बयानों के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। थाना पर सीएचसी मंडला से सूचना मिली कि एक लड़की घायल होकर भर्ती हुई है, जिस पर मैंने ऐसा ही मंडला सीएचसी जाकर रिपोर्ट दी और उसका मेडिकल कराने के लिए कहा, जिस पर उसके शरीर पर चाकुओं के घाव थे जो अधिक होने के कारण से वहाँ से रेफर कर बीडी के हॉस्पिटल पहुँचाया गया। बीडी के हॉस्पिटल में इसको आईसीयू में भर्ती कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। जो भी मामला होगा वो आगे बताएगा।
उधर बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र के पुराना गांव में एक व्यक्ति की गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी गई। युवक की पहचान नगराना निवासी 28 वर्षीय सोनू सिंह हाड़ा के रूप में हुई है। हत्या के बाद परिजनों और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कोटा उदयपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इसके बाद करीब 4 घंटे तक यातायात ठप रहा। सुबह पुराना गांव के एक युवक का शव पड़ा मिला था, जहां पर शव के पास चप्पल और मोबाइल पड़ा था। युवक के गले और शरीर पर धारदार हथियारों के वार के गंभीर निशान थे। अनुमान है कि युवक की रात में ही हत्या कर दी गई थी और शव को सड़क किनारे फेंका गया। बाद में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने बातचीत की, सहमति बनी और उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। देखिए, युवक की जो हत्या हुई है उस संबंध में लोगों ने हाईवे जाम कर रखा था, तो पुलिस और प्रशासन ने मिलकर समझाइश करी, उसके परिजनों से बात की गई। हमारे यहाँ से जो प्रयास होगा प्रशासन के स्तर से उनको जो भी हम प्रॉफिट दिला सकते हैं, जैसे कि पानी स्कीम है, उसकी बच्ची को उसमें हम एनरोल करवा देंगे और उसकी पत्नी के लिए विधवा पेंशन हम लोग चालू करवा देंगे। जो हमसे हो पाएगा वो हम बेस्ट प्रयास करेंगे। बाकी पुलिस के स्तर पर भी जाँच लंबित है, क्या मामला रहा, किस प्रकार उसका वर्णन हुआ, वो सारा पुलिस की जाँच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। वर्तमान में स्थिति सामान्य है, अभी जाम वहाँ से खुलवा दिया गया है, लोगों को भीड़ को वहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया है और वहाँ ट्रैफिक चालू है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।